तो हम लोग ने कल यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को पढ़ा था, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद में इसके जितने भी आपके जो सॉल्ट्स रहते हैं, इसके डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को देखा था, और फिर हमने इसके पीएच कैलकुलेशन के लिए भी हम फॉर्मूले निकाले थे। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें हाइड्रोलिसिस हो गई नहीं तो उसके पीएच को निकाला ही नहीं जाएगा। फिर मैंने आपको ये दो होमवर्क के लिए दिए थे, चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला 10⁻³ n। एलिस्टा होमवर्क किया बेटा? वेरी गुड। 90% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और हमने आपसे कहा है कि पीएच को फाइंड आउट करिए। तो आपको क्या करना होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लिया, सबसे पहले इक्वेशन बनानी होती है। Mg+2 में टूटेगा, और किस में टूटेगा? OH-2 में टूटेगा, -1 में टूटेगा, और इसके दो आयंस। देखो ये इक्वेशन बनाना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसका यहां पर आयंस में हमने से तोड़ा, और आयंस में तोड़ा है, और ये अपने आप में सॉल्ट नहीं है, इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे। हाइड्रोलिसिस किसका किया जाता है? सॉल्ट्स का किया जाता है। ये बेस दे रखा है आपको, और बेस दे रखा है तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाओगे आप। इक्वेशन क्या बनाओगे कि इनिशियली आपने इसका कितना लिया? सी लिया, इसका ये 0 था, ये 0 था। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर इसका C-C अल्फा हो गया, इसका C अल्फा बना, इसका C अल्फा बना। हमें मालूम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन ये अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहां पर अपन इसे स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां पर दे रखा है, कितना दे रखा है? 90%। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना होता है? ये 100% होता है। तो आप यहां पर इसके लिए क्या नहीं कहोगे? अल्फा की वैल्यू 1 नहीं कहोगे, या 100% नहीं कहोगे। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इस चीज को लेकर चलेंगे हम लोग। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन तो दिया नहीं है, तो आप पीएच तो निकाल नहीं सकते हो। तो आप क्या निकालोगे? POH निकालोगे। क्या निकालोगे? अब POH निकालने के लिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा OH का कंसंट्रेशन आपको चाहिए पड़ेगा। तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन टोटल ये किस किस के बराबर होगा? OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन गिवन बाय बेस प्लस OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन गिवन बाय वाटर। और वाटर के लिए आप इसकी वैल्यू जानते हो, फिक्स होती है 10⁻⁻7। पर एग्जाम में आपको बाकायदा पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? तो आप ऐसे लिखते हो, H2O इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये अपने आप में वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो H2O प्लस H2O ये क्या देगा आपको? ये देगा H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। अब फिर से वही बात कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे, तो KW का हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसमें क्या रखोगे? H3O पॉजिटिव का आयन का कंसंट्रेशन प्लस सॉरी इनटू OH नेगेटिव का आयन का कंसंट्रेशन। तो इसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहा जाता है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमें ये मालूम है KW की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है 10⁻⁻14, ठीक है। और H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होता है OH नेगेटिव के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो हम ये जानते हैं KW इज टू H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम? 10⁻⁻14। तो H3O पॉजिटिव का कितना निकला? 10⁻⁻7, और इसका कितना निकला है OH नेगेटिव का? 10⁻⁻7। तो वाटर कितना दे रहा है? 10⁻⁻7 दे रहा है। ये हमने यहां पर उठाकर रख दिया। अब बेस से कितना मिल रहा है?
तो बेस से आपको मिल रहा है सी अल्फा के बराबर। किसके बराबर? सी अल्फा के बराबर आपको ये मिल रहा है। किससे? बेस से सी अल्फा के बराबर मिल रहा है। तो सी अल्फा की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो सी की वैल्यू कितनी है? तो सी की वैल्यू है आपकी 10⁻⁻3 और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना दे रखा है? 90%। इसे हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.9, हमेशा इसे फ्रैक्शन में रखना है। तो ये कितना हो गया? 0.9 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इसे कह सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻4 कह सकते हैं कि नहीं? तो ये वैल्यू निकल कर आ गई 9 इंटू 10⁻⁻4 एंड प्लस 10⁻⁻7। अब -4 के कंपैरेटिवली -7 बहुत छोटा है कि नहीं भाई? -4 का मतलब क्या होता है? 1 2 3 1 और 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। इसमें ये जोड़ोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। तो हम इसे क्या कर देंगे? इसे इग्नोर कर देंगे या निग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लिजिबल है तो हम इसे निग्लेक्ट कर देंगे। तो कुल मिलाकर OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना रहा? 9 इंटू 10⁻⁻4 रहा कि नहीं रहा? पर रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? जरा सुनना बहुत अच्छे से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ा हमने तो यहां क्या आया? 2 आया कि नहीं आया? कितना आया? यहां पर 2 आया और 2 आया तो इसके आगे भी क्या लगेगा? 2C अल्फा लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये इक्वेशन को हर बार आपको लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि बस आप C अल्फा उठाकर वैल्यू रख दो। हर इक्वेशन को आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने 2 कर दिया ऐसे, और जब 2 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 2, और इंटू 2 से 9 टू 18 यानी 1.8 हो गया। 1.8 इंटू 10⁻3। तो आप इसे कर सकते हो 18 इंटू 10⁻4। तो देखो कितना अंतर पड़ गया। 9 की जगह यहां पर क्या आ गया बेटा? 18। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई बात? 18 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। तो इसीलिए मैं इसे रेड पेन से दिखा रहा हूं। जब आप कॉपी में नोट करो तो एक डिफरेंट पेन जरूर यूज किया करो कि आपको ये याद रहे कि देखो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां से ये दो दो OH आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है POH। और POH के लिए क्या फॉर्मूला होता है? -log⁻10 OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। बस इसे रख दीजिए उठाकर -log⁻10 और ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो log m इंटू n किसके बराबर होता है? log m प्लस log n के बराबर होता है कि नहीं होता है? समझ में आ गई ये बात? तो इसे कैसे रखोगे? -log⁻10 10⁻⁻4 या 18 प्लस log⁻10 18। आगे पीछे लिख लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो -log⁻10 10⁻⁻4 प्लस log⁻10 18। जो भी पावर पर चढ़ा रहता है 10 की पावर पर वो उतर कर नीचे आ जाता है एज इट इज। तो ये हो गया माइनस और ये हो गया -4 और ये बाकी का एज इट इज लिख दोगे प्लस log⁻10 18। तो ये वैल्यू क्या बन गई है आपकी? +4। और log 18 की जो वैल्यू रहती है वो होती है 1.255। ठीक है भाई, तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व करने पर जो POH आपका निकल कर आया, ये निकल कर आया 2.745। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना तो pH है। तो pH कैसे निकालोगे? तो pH निकालने के लिए हम ये जानते हैं pKw बराबर होता है POH प्लस pH के। pKw की वैल्यू कितनी होती है? 40। देखो KW अगर हम कभी भी कहें तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻40 और अगर हमने P लगा दिया तो ये होगी 14। क्योंकि हम ये जानते हैं अगर pH आपका 3 है, pH 3 है तो H+ का कंसंट्रेशन कितना है?
कितना होता है कंसंट्रेशन? 10⁻³ होता है भाई। जो पीएच होता है वो एक्चुअल में 10 की माइनस पावर पर चढ़ता है ना। हमने ये फॉर्मूला देखा था क्या देखा था भाई? ये पीएच का मतलब क्या होता है? 10⁻³ ठीक है। हम ये जानते हैं H प्लस का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है -log⁻10। 10 की पावर पर जो भी चढ़ता है, माइनस भी हटा देते, 10 की पावर पर जो भी चढ़ता है उसी को, माइनस पावर पर जो भी चढ़ता है उसी को हम पीएच कहते हैं। ठीक है ना। तो अब पीओएच कितना निकला है? 2.745। तो पीएच कितना हो जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पीएच इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 11.255। इज इट क्लियर? इस तरीके से इसे निकाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 4.9 into 10 to the power minus 8. 4.9 into 10 to the power minus 8. Calculate pH of its 0.1 N solution. 4.9. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड कितना है? 4.9 into 10 to the power minus 8. 0.1 N सॉल्यूशन है। ठीक है। वीक मोनोबेसिक एसिड है आपका ये, यानी एक ही H प्लस देता है। वीक मोनोबेसिक। अब देखो वीक भी क्या दिया उसने, यानी अल्फा की जरूरत पड़ेगी आपको। 0.1 N सॉल्यूशन दे दिया और आपसे कहा है कि पीएच आपका फाइंड आउट करिए। ठीक है। अब इसके लिए क्या इक्वेशन बनाए? तो हम चाहें तो इक्वेशन बना भी सकते हैं इसकी। हमने ले लिया HX। ठीक है, कुछ भी है आपका ये, और ये आपका टूटेगा तो क्या देगा? एक H प्लस देगा, मोनोबेसिक है तो एक ही H प्लस देगा, और यहां पर बचेगा X नेगेटिव। X नेगेटिव बचेगा। ठीक है भाई। तो इनिशियली 0 C है और ये 0 0 है। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? C माइनस C अल्फा। ये कितना हो गया? C अल्फा, और ये कितना हो गया? C अल्फा हो गया। अब अल्फा की वैल्यू आपको नहीं दी, तो आपको क्या दिया है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड दिया है, मतलब के ए दिया है आपको। ये के ए की वैल्यू आपको दे रखी है ये। ठीक है। और ये क्या दे रखा है आपको? ये क्या है? ये सी है, कंसंट्रेशन है। तो सी की वैल्यू आपको मालूम है और के की वैल्यू मालूम है। अब के और सी के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो ये हमेशा ड्राइव किया करो। कैसे ड्राइव करोगे? आप लिखोगे के ए इज इक्वल्स टू H प्लस का कंसंट्रेशन, X नेगेटिव का कंसंट्रेशन अपॉन HX का कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू C अल्फा, इसकी वैल्यू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। ये हमेशा ड्राइव जरूर किया करो। C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C 1 माइनस अल्फा, C से एक C कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या आई है? C अल्फा स्क्वायर। अब हमें ये मालूम है 1 माइनस अल्फा में अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। इसके लिए फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जब ये 1 हो जाएगी तो ये पूरा कांस्टेंट रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई के में कर देंगे तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या निकला? के ए बाय सी। तो अल्फा बराबर क्या निकलेगा? अंडर रूट के ए बाय सी। ठीक है भाई। तो आपको के की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, सी की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? तो आपको पीएच निकालना है तो आप तो H प्लस का कंसंट्रेशन सीधा सीधा ये रखो, सी अल्फा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा? H प्लस का कंसंट्रेशन गिवन बाय एसिड प्लस H प्लस का कंसंट्रेशन गिवन बाय वाटर। वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 टू द पावर
-7, पूरी इक्वेशन लिखना, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना। और एसिड का आपको क्या रखना है, सी अल्फा। अब सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.1। 0.1 मतलब 10⁻⁻1। और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो अल्फा आपको नहीं दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, वो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.9 इंटू 10⁻⁸ और सी की वैल्यू कितनी है, 0.1 यानी 10⁻⁻1। ये वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। या आप चाहो तो इस वैल्यू को उठाकर यहां भी लिख सकते हो डायरेक्टली। कैसे लिख सकते हो जरा देखना, अल्फा इज इक्वल्स टू के बाय सी। अब आपको सी अल्फा में अल्फा की वैल्यू को रखना है, ठीक है। तो आप कैसे रखोगे, अल्फा की जगह इस वैल्यू को रख दोगे, इस वैल्यू को उठाकर अल्फा की जगह रख दोगे तो सी, और ये क्या बन गया, के बाय सी। अंडर रूट में सी को अंदर ले जाओ तो ये क्या बन गया, के ए बाय सी स्क्वायर अपॉन सी। बन गया कि नहीं, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया कि नहीं। तो अब यहां पर वैल्यू क्या निकल कर आई, के ए इंटू सी रूट में। के की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 4.9 इंटू 10⁻⁻8। सी की वैल्यू 10⁻⁻1 रूट में। तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 4.9 इंटू, कितना हो जाएगा भाई, 10⁻⁻9 अंडर रूट में। हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, पॉइंट को भी तुम हटा दो, पॉइंट को तुमने जैसे ही हटाया तो ये क्या बन जाएगा, 49 इंटू 10⁻−10 रूट में। अब रूट को खोल दो तो 49 का कितना होता है, 7 7 का 49 होता है। तो 7 इंटू 10⁻−5, ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई भाई, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गया है H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, क्योंकि यही तो अल्फा के बराबर था H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। चाहो तो यहां भी रखकर सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखो सी का 10⁻⁻1, अल्फा की वैल्यू क्या निकली अपनी, अंडर रूट 4.9 इंटू 10⁻⁻8 और सी की वैल्यू 10⁻⁻1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे ओपन कर लो भाई, 10⁻⁻9 हो गया ये, या 10⁻⁻1 को अंदर ले जाओ, ठीक है। एक 10⁻⁻1 से एक 10⁻⁻1 हुआ और एक 10⁻⁻1 इसमें ऐड हो गया, तो 10⁻9 और 4.9 का पॉइंट हटाया तो 10⁻10। तो यही चीज निकल कर आ गई कि नहीं आ गई, खोलोगे तो ये चीज आ जाएगी। तो कुल मिलाकर H प्लस का कंसंट्रेशन या H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना निकला है, 7 इंटू 10⁻⁻5। अब आपको निकालना है पीएच, तो पीएच इज इक्वल्स टू -log⁻10, 7 इंटू 10⁻⁻5। फिर से वही बात, log m इंटू n किसके बराबर होता है, log m प्लस log n के बराबर होता है। तो -log⁻10, माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 10⁻⁻5 माइनस log⁻10 7, ये हो जाएगा -5 उतरकर सामने आ जाएगा, -log⁻10 7, और log 7 की क्या वैल्यू होती है, ये बन जाएगा +5 -0.84 वैल्यू होती है। तो पीएच कितना निकल कर आ गया, 4.16। ये हो गया सॉल्व। क्लियर है, समझ में आ गई बात बेटा, ठीक। अब हम देखने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसे हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है,
तो बच्चों जो पीएच रेजिस्टेंट सिस्टम होता है, द पीएच रेजिस्टेंट सिस्टम, या आसान शब्दों में हम इसे कह सकते हैं, और नो सिग्निफिकेंट change in pH by addition of small amount of acid or base. ठीक है, देखो बेटा, बफर सॉल्यूशन क्या होता है हमारी लाइफ में, ये बहुत जरूरी होता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, देखो हमारे पास में कोई भी अगर चीज है, तो अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, तो उसका थोड़ा सा पीएच चेंज होगा। या चलो कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसमें थोड़ा सा एसिड डालोगे तो पीएच चेंज होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा बेस डालोगे तो पीएच चेंज होगा कि नहीं होगा, चाहे थोड़ा डालो चाहे ज्यादा डालो। ठीक है, पर हमारे पास में एक ऐसा सॉल्यूशन हम बना सकते हैं, जिसे बनाने के बाद हमने अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में अगर इसे डाल दिया, तो उस सॉल्यूशन के अंदर, जिस सॉल्यूशन को हम ये चाहते हैं कि जिसका पीएच चेंज ना हो, कब चेंज ना हो, जब हम उसमें एसिड या बेस ऐड करें। हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, देखो ये सॉल्यूशन, ठीक है, कोई एक ए सॉल्यूशन है, और इसके अंदर हमने एक बफर सॉल्यूशन बनाया, बफर सॉल्यूशन बनाया। चलो बफर सॉल्यूशन अभी भूल जाओ, हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर अगर हम एसिड डालेंगे या अगर हम इसके अंदर बेस डालेंगे, तो इसका पीएच चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा। अब हम चाहते हैं कि अगर हम स्मॉल अमाउंट का एसिड या बेस डालें, जरूरी बात क्या है, स्मॉल अमाउंट, ये नहीं कि भर के, हम थोड़ा बहुत अमाउंट का अगर हम एसिड या बेस डालें और हम ये चाहें कि इसका पीएच चेंज ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बफर सॉल्यूशन को तैयार करेंगे, और तैयार करने के बाद में इस बफर सॉल्यूशन को हम इसके अंदर डाल देंगे। और जब हमने इसके अंदर डाल दिया, तो अब अगर हम थोड़े से अमाउंट का एसिड या बेस को अगर हम ऐड करते हैं इसके अंदर, तो इसका पीएच चेंज नहीं होगा, ये अपने पीएच को चेंज होने को रेजिस्ट करेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसका क्या यूज है, इसका बहुत यूज है। हम लोग घर में दूध पीते हैं, मैंने कल भी आप लोग को बताया था, अगर हम उसे गर्म नहीं करें गर्मियों में, तो वो जरा में फट जाता है। ठीक है, अब दूध वाले क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि शाम को दूध निकाला और उन्होंने गर्म नहीं किया। क्यों गर्म नहीं किया, क्योंकि उन्हें आपको कच्चा दूध देना हो, वो आपको ये बताना चाहते हैं हम तो ताजा दूध लेकर आए। तो वो उसके अंदर थोड़ा सा खाने का जो बेकिंग सोडा होता है वो डाल देते हैं, क्योंकि वो बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, या फिर वो क्या करते हैं, कभी कभी कुछ लोग तो निरमा तक डाल देते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो दूध जो फटता है वो एसिडिक मीडियम से फटता है। दूध के अंदर नींबू डालोगे तो क्या होगा, दूध फट जाएगा, पनीर बन जाएगा। तो वो एसिडिक मीडियम यानी पीएच से, पीएच अगर आप कम कर देते हो तो उससे फटता है, तो वो उसके पीएच को बढ़ा देते हैं, वो उसके पीएच को बढ़ा देते हैं। अच्छा, इनकी तो बात छोड़ो, जो आपके पैकेट्स में दूध आते हैं, वो आपके गांव वगैरह से कलेक्ट किए जाते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में वो आपके कहाँ पहुंचाए जाते हैं, फैक्ट्री। फैक्ट्री में उनकी प्रोसेसिंग होती है, कितना टाइम लगता है, वहां से वो निकल कर आता है। मैंने बताया भी था आपको कल कि वो आपका होलसेल वालों के पास पहुंचेगा, उससे रिटेलर के पास पहुंचेगा, कुछ दिन उनके पास भी रखा रहेगा, कुछ दिन उनके पास भी रखा रहेगा, फिर आप लेकर आओगे, दो तीन दिन आप भी रखोगे, वो दूध कभी नहीं फटता। तो ऐसा क्या है, तो उसके अंदर वो बफर डालते हैं। ठीक है, अब जितनी भी आप खाने की चीजें लेने जाते हो, जैसे चिप्स है, नमकीन है, ये सब ऑयली चीजें होती हैं, और ऑयल की कोई भी चीज घर में बनाते हो तो क्या होता है, रेंसिडिटी, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, वो चीजें बदबू देने लगती है। लेकिन उनके में वो चीजें खराब नहीं हो रही है, क्यों, बफर पड़ा हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस से तो वो प्रिजर्व करती है, लेकिन बफर भी पड़ा हुआ है, बफर उसे खराब होने से बचाता है। ठीक है,
दवाइयाँ, दवाइयों में हमें कैसे मालूम होता है कि भाई ये इसकी इतनी एक्सपायरी होगी? दवाइयों में भी बफर डाला जाता है और वो ये कैलकुलेट करते हैं कि बफर कब तक काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लगातार अटैक कर रहा है और तमाम गैसेस लगातार अटैक कर रही है, भले ही वो बंद है फिर भी वो अपने आप अपने पीएच को चेंज कर लेंगी, चीजें हर चीज अपने पीएच को चेंज कर लेगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ इन सब चीजों में किसका यूज हो रहा है? बफर का यूज हो रहा है। तो बफर के बहुत सारे यूज हैं और एक नेचुरल बफर, जो सबसे नेचुरल बफर होता है वो होता है ब्लड हमारी बॉडी के अंदर। ये भी बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। हम स्पाइसी चीजें भी खाते हैं जो एसिडिक होती है, हम बेसिक चीजें भी खाते हैं, लेकिन ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता है। तो ब्लड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ बफर। तो बफर के बड़े यूजेस होते हैं, ठीक है। अब जो बफर सॉल्यूशन होता है ये भी आपका दो टाइप का होता है। बफर सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एंड बेसिक बफर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिडिक बफर क्या होता है, कैसे बनता है। तो देखो, बफर को अगर आपको कभी बनाना है, अगर एसिडिक बफर को बनाना है तो आपको इसके लिए चाहिए एक वीक एसिड। क्या चाहिए? वीक एसिड। और प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या चाहिए? इसी का कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या होता है? जब एसिड अपने अंदर से एक H प्लस को निकाल देता है तो बाकी का जो पार्ट बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया CH3COH, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव। पर नेगेटिव या पॉजिटिव तो बाजार में मिलते नहीं है, ये तो बाजार में मिलते नहीं है। तो बाजार में तो न्यूट्रल चीज मिलेगी, तो न्यूट्रल चीज हम क्या ले लेंगे? तो हम सॉल्ट ले लेंगे। सॉल्ट में से ये आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव तो सॉल्यूशन के अंदर ही मिलते हैं, तो हमें सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो हमने इसका एक सॉल्ट ले लिया। और सॉल्ट के लिए जरूरी कंडीशन क्या होती है? देखो, कॉन्जुगेट बेस हमें किसका चाहिए? इसी एसिड का चाहिए कि नहीं? तो सॉल्ट भी हम इसी एसिड का लेंगे जिसमें इसका ये वाला आयन हो। कौन सा? एसिड वाला। तो हम कौन सा सॉल्ट लेंगे? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। और बेसिक पार्ट इसमें कौन सा हो? वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। एंड स्ट्रांग बेस। अगर एसिडिक बफर बना रहे हो तो एसिड आपको वीक चाहिए। एक बात याद रखना, एसिडिक बफर बनाओगे तो एसिड हमेशा आप वीक लोगे, क्योंकि वीक में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और हमें रिवर्सिबल रिएक्शन का यूज करना है। अभी ये मैकेनिज्म समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और बेसिक बफर बनाओगे तो आप क्या लोगे? बेस यूज करोगे। क्या यूज करोगे? बेस। बेसिक बफर अगर आप बनाते हो तो इसमें आप यूज करते हो वीक बेस। तो एसिडिक बफर बनाओ या बेसिक बफर बनाओ, एसिड या बेस को अगर आप लोगे तो वो हमेशा वीक होना चाहिए, बस इस बात को याद रखिएगा। और प्लस क्या लोगे यहां पर? इसका कॉन्जुगेट। क्या? कॉन्जुगेट एसिड। बेस का कॉन्जुगेट हमेशा एसिड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहां लिया NH3, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा बताइए? बेस का एसिड कैसे बनता है? एसिड का बेस कैसे बनेगा? कॉन्जुगेट H प्लस निकाल कर। तो बेस का एसिड कैसे बनेगा? H प्लस को लेकर। किसे लेकर? तो कॉन्जुगेट एसिड क्या बना इसका? NH4 पॉजिटिव। अब ये तो मिलेगा नहीं, तो हमें इसका सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो सॉल्ट में हमारी सबसे पहली चीज क्या हुई? सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा पार्ट स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया? NH4Cl। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, या अमोनियम सल्फेट ले लो H2SO4 से। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और ये बन गया आपका कौन? बेसिक बफर, ठीक है। सॉल्ट में अगर एसिडिक बफर बना रहे हो तो एसिड का आयन होना चाहिए, ये तो होना ही होना चाहिए, ध्यान रखना। और अगर बेसिक बफर बना रहे हो तो बेस का आयन होना चाहिए,
ये तो रहेगा ही रहेगा। समझ में आ गई बात। और दूसरा वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो क्या एसिडिक और बेसिक बफर बनाना आ गया? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहां हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ बफर। ये बफर कैसे काम करता है उसकी वर्किंग को देखते हैं। तो सपोज करो हमने एसिडिक बफर लिया, क्या लिया? एसिडिक बफर को लिया। ठीक है भाई, इसकी वर्किंग को देख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे भाई? एसिडिक बफर के लिए हमने वीक एसिड ले लिया और प्लस सॉल्ट ले लिया जिसमें उसका कॉमन आयन हो, CH3COO, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और इन दोनों का मिलाकर हमने बफर बनाया। तो अब इसकी मैकेनिज्म को समझने जा रहे हैं हम लोग। एसिडिक बफर मैकेनिज्म, ठीक है। देखना बेटा इसकी मैकेनिज्म में क्या होगा। सबसे पहले हमने एसिड को लिखा और इसे हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। और दूसरा हमने क्या लिया था बेटा? सॉल्ट, CH3CONA। तो इसे भी तोड़ेंगे, पर ये रिवर्सिबल नहीं टूटेगा क्योंकि इसमें एक पार्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो ये कैसे टूटेगा भाई? CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और ये बफर सॉल्यूशन बन गया। बफर सॉल्यूशन बन गया। अब ये काम कैसे करता है? बफर सॉल्यूशन का काम क्या है? अगर स्मॉल अमाउंट के एसिड को या बेस को ऐड करें तो ये पीएच को चेंज नहीं होने दीजिए। तो सपोज करो हमने इसके अंदर डाला बेस, और बेस क्या लेकर आएगा? OH नेगेटिव। क्या लेकर आएगा? यही पीएच को चेंज करेगा कि नहीं? यही पीएच को चेंज करेगा कि नहीं? कैसा कर देगा? बेसिक कर देगा। अब सपोज करो हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता, समझना जरा, Cl नेगेटिव और क्या बनाया? H प्लस, और सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। अब हमने इसमें क्या डाल दिया? बेस। तो बेस आएगा तो बेस क्या करेगा? तुरंत H प्लस से कंबाइन होकर क्या बनाएगा? तो बताओ यहां पर ये आपका इसका पीएच चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? कैसे होगा भाई? OH तो यहाँ कंज्यूम हो गया, इसने तो H2O बना दिया। तो इसे कंज्यूम किसने किया? इस H प्लस की वजह से एसिडिक नेचर ज्यादा था। अब H प्लस का अमाउंट कम हो गया तो बेसिक नेचर बढ़ गया कि नहीं? तो इसने बेसिक नेचर नहीं बढ़ाया, बेसिक नेचर तो इसके कम होने से बढ़ा, क्योंकि OH को H प्लस ने शहीद कर दिया, लेकिन H प्लस खुद भी शहीद हो गया इसके साथ में। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ठीक है। तो फिर बफर ने क्या किया? तो चाहे H प्लस जाए चाहे OH जाए, अगर मान लो ये H प्लस यूज नहीं होता तो भी OH यहाँ पर सॉल्यूशन में आ जाता, और क्या कहता? हम बेसिक हैं तो अब ये सॉल्यूशन बेसिक होगा। समझ में आ रही है बात? तो बफर क्या कर रहा है? तो बफर ये कर रहा है कि ये इस H प्लस के साथ में लगकर ये भी बिल्कुल सेम वही काम कर रहा है, H2O बना रहा है। पर आपको मालूम है ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है। ऊपर वाली ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है कि नहीं है? और रिवर्सिबल होने की वजह से क्या हुआ? ली चैटलियर प्रिंसिपल लग गया। वो ये कहता है कि अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में और आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां उस चेंज इन कंसंट्रेशन को मिनिमाइज कर दे या जीरो कर दे। तो H प्लस यहाँ कम हो गए, यानी इनका कंसंट्रेशन कम हो गया। कम हो गया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए। मतलब ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? देखो वो कह रही है बैकवर्ड। ली चैटलियर प्रिंसिपल भूल गई बेटा? अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, मतलब आप सो रहे हो और मैंने लाइट चालू कर दी, तो आप ऐसा काम करोगे कि उसका इफेक्ट ना के बराबर हो जाए, तो तकिया मुंह पर उठाकर रख लोगे। तो अगर आप इनके कंसंट्रेशन को कम करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, यानी रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। और यहां इनका कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा देते हो
तो ये दोनों आपस में मिलकर ये बनाएंगे, यानी रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी। इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, कम हो जाए। इसका कंसंट्रेशन घटा देते हो तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, ताकि ये बढ़ जाए। इसी को तो ली शैटलियर प्रिंसिपल कहते थे हम लोग। याद आया कि नहीं आया। तो फिर क्यों गलत जवाब दे रही थी बेटा। तो यहां पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, H प्लस को लेकर OH ने क्या बना लिया, H2O, H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो गया तो इसका CH3COH का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, यानी ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ जाएगी, आगे की ओर, ताकि H प्लस उतने का उतना बन जाए। और जब H प्लस उतने का उतना बन जाएगा तो क्या पीएच चेंज होगा, नहीं होगा। तो पीएच चेंज होने से यहाँ पर बच जाएगा, और यही काम तो था बफर का, पीएच को चेंज होने से बचाना। ठीक है, तो इसके लिए बाकायदा हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ H प्लस is maintained by dissociation of CH3COH। ठीक है, यानी CH3COH उतना ही ज्यादा डिसोशिएट होने लगेगा। जो H प्लस का लॉस हुआ उसे कॉम्पेंसेट, यानी उसकी भरपाई कौन करेगा, CH3COH का डिसोसिएशन। ये जितना ज्यादा डिसोशिएट होगा उतना ज्यादा H प्लस देगा। तो एक H प्लस गया है तो एक मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाएगा, H प्लस उतने का उतना बना हुआ है। और यहां पर क्या हो गया, पीएच भी उतने का उतना बना हुआ है, पीएच चेंज होने से यहां पर बच गया। समझ में आ गई ये बात, ठीक है ना। और ये किसने कहा था, ऐसा करने के लिए किसने कहा था, ली चैटलियर प्रिंसिपल ने। ड्यू टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, उन्होंने ही तो बताया था कि रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में होगी तो अगर आप कोई चेंज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां पर वो चेंज जीरो हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। अच्छा, ये तो अभी अपन ने क्या डाला है, बेस ऐड किया है। अब अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो एसिड ऐड करोगे तो कौन आएगा बेटा, H प्लस आएगा। तो H प्लस क्या करेगा, तो इसके पीएच को चेंज करेगा, है ना। पर देखो फिर से आ जाओ ली शैटलियर प्रिंसिपल की सुनो। अगर हमने यहाँ पर H प्लस को डाल दिया तो देखो H प्लस का अभी भी तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाला जाता है, और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर उसका कॉमन आयन होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते थे, कॉमन आयन इफेक्ट। H प्लस आया यहां बड़ा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है तो मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमने एक कॉमन आयन डाल दिया इसका, ये वाला कॉमन आयन डाल दिया कि नहीं, कहां से डाल दिया, ये मौजूद है देखो, ये कॉमन आयन हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट इस H प्लस के साथ में क्या कर जाएगा, ये इसके साथ में लगेगा। अब चाहे इसे लगा लो चाहे इसे लगा लो, ये दोनों कॉमन ही तो है इसके। तो इसने क्या बना दिया, CH3COH। तो देखो ऊपर वाले केस में CH3COH टूट रहा था, नीचे वाले केस में CH3COH बन रहा है, यानी इसका डिसोसिएशन कम हो गया। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आ गई। तो ये वर्किंग है या मैकेनिज्म है किसकी, एसिडिक बफर की। अब ऐसे ही हम देखने जा रहे हैं एसिडिक बफर की जगह बेसिक बफर मैकेनिज्म को, बेसिक बफर मैकेनिज्म को। बेसिक बफर में आप क्या करेंगे, NH3 लिया, इसे आपने पानी में डाला,
तो ये क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव, और क्या बनाएगा, OH नेगेटिव। ठीक है, और आपने फिर इसका सॉल्ट लिया NH4Cl, और ये किस में टूटेगा, NH4 पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। बस ये क्या बन गया आपका, बफर सॉल्यूशन बन गया। ऊपर वाले में इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहां पर आप क्या करोगे, ऐड करोगे किसे, एसिड को। तो आपने जैसे ही एसिड किया H+, ये इसके OH के साथ में लगेगा, क्या बनाएगा, H2O, और रिएक्शन कहां जाएगी, आगे के डायरेक्शन में, उतने ही OH फिर बनाने के लिए, यानी इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर। ठीक है, अब आपने इसमें क्या ऐड किया, आपने ऐड किया बेस, बेस ऐड किया यानी OH नेगेटिव। इस OH नेगेटिव के साथ में कौन लग जाएगा, NH4 पॉजिटिव, और क्या बनाएगा, NH4OH। और NH4OH कैसा नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, और स्टेबल नहीं होता है तो ये किस में टूटेगा, NH3 में और प्लस H2O में। या हम कह सकते हैं OH नेगेटिव ने NH4 पॉजिटिव में से एक H+ निकाल लिया, तो H2O बनाया और क्या बना दिया, NH3 बना दिया। तो देखो वापस NH3 बन गया कि नहीं, और ये बन गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिक बफर की मैकेनिज्म हो गई। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन की मदद से समझेंगे हमें कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया, कितना नहीं आया। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बफर, कौन इसमें से बफर नहीं है, आपको ये बताना है। पहला CH3COOH, CH3COONA। दूसरा सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। थर्ड कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड द फोर्थ, ऑल ऑफ दीज आर बफर। बताइए भाई, लिखिएगा बाद में, पहले बताइए आंसर। हाँ भाई उजैर, यस सर, देख रहे हैं। देखो लिखने लगे हो, बता नहीं रहे हो आंसर, जल्दी बताइए भाई। हाँ, फर्स्ट है आंसर, किसने दिया ये आंसर, ये बफर नहीं बनाएगा पहला वाला। क्वेश्चन क्या है बेटा, नोट दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, जो पूछा जाए वो बताओ, जो आता है उसकी उल्टी नहीं करो। कस के बोलो, कौन सा। कौन सा वाला लग रहा है उजैर, थर्ड। अच्छा।
यहां पर पूछा गया है कि कौन सा आपका बफर नहीं बनाएगा। पहला वाला तो बफर बनाएगा, आपने देखा है। ठीक है, बफर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अगर एसिडिक बफर बनाना है तो वीक एसिड चाहिए, बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस चाहिए। तो एसिड और बेस तो चाहिए चाहिए। क्या इनमें कोई बाकियों में आपको एसिड और बेस दिखाई दे रहा है? देखो ये तीसरे वाले में तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? वीक एसिड दिखाई दे रहा है। और एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन है? जब एक H प्लस निकाल देगा तो कौन होगा? HCO3 होगा कि नहीं होगा? और इसका सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट में इसका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग बेस से Na लगा है, तो बनी बात है थर्ड वाला भी होगा। नहीं आया समझ? किसे नहीं आया समझ? किसे नहीं आया? समझ में आ गया? ठीक। अब इसमें आ जाओ, तो आप कहोगे ये तो एसिड है ही नहीं है, ये तो एसिड है ही नहीं है। तो देखो बेटा, H3PO4 ये एक वीक एसिड होता है। एक कॉन्सेप्ट भी समझ लेना, ये एक वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद होता है फॉस्फोरिक एसिड, तो वीक ही होगा। अब कोल्ड ड्रिंक में H2SO4 या HNO3 डाल के तो पियोगे नहीं, पूरे ही साफ हो जाओगे। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, कैसे बनाओगे? कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है? H प्लस को निकाल कर, आपने एक H प्लस को निकाल दिया, बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है वही तो कॉन्जुगेट होता है कि नहीं? तो ये इसका क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। पर ये अभी भी एक क्या कर सकता है? H प्लस को निकाल सकता है कि नहीं? तो अगर एक H प्लस को निकाल देगा तो ये क्या बना लेगा? HPO4-2। तो ये अभी भी क्या है? वीक एसिड। देखो, एक वीक एसिड जो रहता है उसके बाद जो दूसरा स्टेप लेता है तो वो और वीक एसिड हो जाता है। इससे H प्लस निकालना वैसे ही मुश्किल हो रहा था, तो इससे H प्लस निकालना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि -1 चार्ज आ गया इसे रोकने वाला। तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या बन गया? बेस बन गया। तीसरा वाला सबसे ज्यादा वीक हो जाएगा, अभी भी एक H प्लस निकाल सकता है कि नहीं? और जो भी H प्लस निकालेगा तो वो एसिड की तरह ही एक्ट करेगा। तो इसने क्या बना दिया? PO4-3। और ये भी अभी क्या है? एक वीक एसिड, सबसे वीक एसिड बन गया ये। समझ में आ गई बात? दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, H2SO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? और अगर इसमें से एक H प्लस निकाल दोगे तो क्या बचेगा? कॉन्जुगेट बेस। क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होता है, और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग, ऐसी बेस के साथ में भी चलता है। अब HSO4 भी अभी क्या कर सकता है? H प्लस को निकाल सकता है कि नहीं? और क्या बनाएगा? SO4-2। तो बताओ ये भी एसिड हुआ कि नहीं हुआ? और कैसा एसिड हुआ? स्ट्रॉन्ग या वीक है? स्ट्रॉन्ग हुआ ना? मैंने अभी अभी कहा था बेटा, कान बंद करके बैठी थी क्या? इसे H प्लस निकालना बहुत आसान है, इसका H प्लस निकालना बहुत आसान है। पर इस पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से H प्लस निकालना आसान होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये कैसा एसिड हो गया? वीक हो गया। एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब H प्लस निकाल देता है, बाकी का पार्ट अगर और H प्लस निकाल सकता है तो अब वो मुश्किल में निकालेगा, मुश्किल में निकालेगा तो वो क्या होगा? हमेशा वीक होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने सेकंड कॉन्सेप्ट करके समझाया। अभी यहां मैंने आपको बताई था ये वीक है, ये उससे भी वीक हो गया, ये उससे भी ज्यादा वीक हो गया। ठीक है, ये तो आपका वीक है ही है, ये इससे भी वीक हो गया ये, और इससे ज्यादा वीक कौन हो गया? ये हो गया, ये वीकेस्ट हो गया, सबसे कमजोर हो गया, सबसे कमजोर हो गया। क्लियर है? तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये इससे वीक हो गया, और इसे वीक एसिड ही कहोगे, इसका H प्लस निकालना मुश्किल होगा। चलिए अब कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखो ये अभी भी H प्लस निकाल सकता है कि नहीं? तो ये एसिड ही है कि नहीं है ना? एसिड की तरह ऐड करेगा। अब इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? एक और H को खत्म कर दो और एक किसी पॉजिटिव पार्ट को लगा दो, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं है? तो ये एक वीक एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, और कॉन्जुगेट बेस के साथ में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का भी पार्ट लगा, स्ट्रॉन्ग बेस का भी पार्ट लगा हुआ है यहाँ पर। तो सॉल्ट ऑफ
वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है ये। समझ में आई बात? वैसे तो ये भी सॉल्ट है, पर ये H+ निकाल सकता है तो किसकी तरह एक्ट करेगा? एसिड की तरह। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज आर बफर। तो कुछ लोगों ने तुक्के में भी आंसर दे दिया ऑल ऑफ दिस, पर रीजन आपको मालूम होना चाहिए। रीजन नहीं मालूम है तो गलत है, सही आंसर भी गलत है। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक बफर विद द एसिटिक एसिड? बताइए इसका आंसर। फिर से वेट करें 2000 ईयर्स लेटर है? ऑल। क्योंकि पहले में ऑल था इसलिए ऑल। नहीं नहीं। हाँ, देखो बेटा, ये है एसिटिक एसिड और इसके साथ में क्या होना चाहिए? इसका सॉल्ट होना चाहिए, जिसमें एक पार्ट कैसा हो? कॉमन हो, सॉल्ट होना चाहिए ना। पर ये तो सॉल्ट नहीं है, ये तो क्या है? बेस है। तो ये कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते ना। आंसर कौन सा है? पहला। पर नहीं, इसका आंसर है ऑल। कैसे है जरा देखना। हमने लिया CH3COH और इसमें क्या डाला? NaOH। शर्त है इसकी, ये बराबर नहीं होने चाहिए। अगर बराबर है तो बफर नहीं बनाएंगे। अगर हम इसके 5 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो हमें इसके 10 मॉलिक्यूल लेना पड़ेंगे। किसके? एसिड के। और बेसिक बफर बना रहे हो तो यहां पर आपको एसिड लेना पड़ेगा और यहाँ बेस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है? जो वीक रहेगा उसे आपको डबल अमाउंट रखना है। तो इसके 10 मॉलिक्यूल लेना पड़ेंगे आपको। तो 10 मॉलिक्यूल लोगे तो 5 मॉलिक्यूल तो यहाँ क्या बना देंगे? CH3COONA। क्या बना देंगे? CH3CONA बना देंगे। नहीं आई बात समझ? और साथ में क्या बना रहे हैं? H2O। तो एक तो आपको ये मिल गया, क्या मिल गया? CH3COONA। और दूसरा आपको क्या मिल गया? 5 मॉलिक्यूल्स किसके मिल गए? 5 मॉलिक्यूल्स किसके मिल गए? CH3COH के मिल गए। बन गया बफर की नहीं? अब क्या फर्क पड़ता है कि NaOH की जगह अगर हम KOH ले लें तो यहां पर K आ जाएगा, CH3COOK आ जाएगा। तो अभी तो ये वही है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है? तो बेस के साथ में भी एसिड बफर बना सकता है, लेकिन शर्त ये है कि अगर एसिडिक बफर बना रहे हो तो वीक एसिड का अमाउंट ज्यादा हो, और बेसिक बफर बना रहे हो तो बेस का अमाउंट ज्यादा हो एसिड से, क्योंकि बेसिक बफर के लिए आप एसिड डालोगे। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है भाई। अब कल से अपन लोग देखेंगे यहां पर पीएच ऑफ बफर।